नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बेहद दिलचस्प ओडिया फिल्म की कहानी बो बुट्टा भूता यानी माँ बुट्टू और भूत। इस फिल्म में है हॉरर, कॉमेडी और इमोशन का जबरदस्त तड़का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर हमें सबसे पहले बुट्टू की माँ रत्नमाला को दिखाया जाता है, जो कि गाँव की एक जानी मानी ओझा है, मतलब की तांत्रिक है, जो कि भूत भगाने का काम करती है और लोग उसे बो कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब माँ होता है। और हाल ही में भी उसके पास एक पजेस औरत आती है जिसके अंदर भूत है। तब उस औरत के दोनों बच्चे जो है वो उसे रत्नमाला के पास लेकर आते हैं और रत्नमाला उसे बड़े ही चालाकी से पहले तो उसे मछली में कैद कर देती है और फिर उस मछली को काट देती है, जिससे कि वो औरत उस भूत से आजाद हो जाती है। जिसके बाद हमें रत्नमाला के बेटे बुट्टू को दिखाया जाता है। बुट्टू जो है वो पूरी तरह से नल्ला बेरोजगार है। वैसे तो उसके पास फार्मिंग का बिजनेस है, लेकिन वो ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। उसका एक तालाब है जिसमें वो मछली पकड़ने का काम करता है, लेकिन फिलहाल तो उसका काम जो है वो बहुत ही ढीला चल रहा है, क्योंकि तालाब में उतनी मछलियां नहीं आ रही है कि वो अपना घर चला सके। जिसके बाद बुट्टू जो है वो अपने दोस्त गुड्डू के साथ मिलकर गांव में जाता है, जहां पर कि वो दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ पर हमें गुड्डू की बाइक के बारे में मालूम चलता है कि उसकी बाइक में चाबी नहीं लगती। अगर उसकी बाइक अचानक से बंद हो जाए या फिर उसे स्टार्ट करनी हो तो किसी नुकीली चीज से उसे स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन बुट्टू अपनी बेरोजगारी से बहुत खफा है। जल्द से जल्द उसे कोई काम ढूंढना होगा, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और बड़ा आदमी बनना है। जिसके बाद हमें उसी गांव में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रिंकी है। और रिंकी जो है वो बुट्टू पर फिदा है। वो उसे बहुत पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। लेकिन बुट्टू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमेशा रिंकी से दूर भागता रहता है। बुट्टू भी उसे पसंद करता है, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं है जितना कि रिंकी है। रिंकी के बारे में हमें बताया जाता है कि रिंकी जो है वो मशरूम की खेती करती है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है। और रिंकी के पिता स्वामी जो है वो एक होम्योपैथी डॉक्टर है और वो रिंकी से हमेशा कहते रहते हैं कि वो ये काम ना करे, बल्कि वो तो बेंगलोर जाकर अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करे। अब आगे हम देखते हैं कि बुट्टू के दोस्त सिद्धार्थ की शादी हो रही थी, जो कि दुबई से हाल ही में यहाँ पर आया है। और बुट्टू ने उससे वादा किया है कि जब उसकी शादी होगी तो वो बहुत सारी मछलियां लेकर आएगा, लेकिन ये हो नहीं सका। जिस वजह से यहाँ पर सोमू नाम का लड़का आता है, जो कि उन्हीं के गाँव में रहता है। वो यहाँ सिद्धार्थ की शादी में बहुत सारी मछलियां दे देता है, क्योंकि सोमू का काम भी मछली पकड़ने का ही है। लेकिन फर्क इतना है कि बुट्टू के तालाब में ज्यादा मछलियां नहीं आती है और सोमू के तालाब में बहुत सारी मछलियां आ जाती है। लेकिन सिद्धार्थ को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो यहाँ बुट्टू से कहता है कि जब भी तुम्हें जॉब की जरूरत पड़े तो तुम दुबई आ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ कोई ना कोई काम जरूर दिलवा दूंगा। लेकिन आज सोमू ने जो कुछ भी यहाँ बुट्टू से कहा है, ये सारी चीजें बुट्टू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए वो उसकी सारी गुस्सा जो है वो अपनी माँ के ऊपर उतारता है। वो उनसे कहता है कि आपका फार्मिंग वाला बिजनेस बहुत ही बेकार है और उससे भी बेकार आपका ये तांत्रिक वाला बिजनेस है। गांव में सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे गांव से बाहर जाने ही नहीं देती हो। तो फिर मैं आखिरकार पैसा कैसे कमाऊंगा? हमारे पास कैसे आएंगे पैसे? अब रत्नमाला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गाँव में ही लोन लेने की सोचती है, जो की कुछ औरत मिलकर दिया करती है। लेकिन वो औरत यहाँ रत्नमाला से मना कर देती है। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार रत्नमाला ने जो लोन लिया था ना, उसका चुकारा अभी तक नहीं किया है। इसी वजह से उसे आगे से कोई भी लोन नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पर रिंकी भी मौजूद थी और वो अपनी गारंटी पर रत्नमाला को लोन दिलवा देती है। लेकिन जब ये बात बुट्टू को मालूम चली कि रत्नमाला ने फिर से लोन ले लिया है, तो वो अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि हमारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, आखिरकार हम ये लोन कैसे चुकाएंगे। तो वो बताता है कि अब तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है। वो अपने दोस्त के साथ दुबई जा रहा है और वहां से बहुत सारा पैसा कमा कर आएगा। तो अगले दिन वो अपने दुबई वाले दोस्त से बात करने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसी रात यहाँ पर रत्नमाला को कुछ सस्पिशियस चीजें दिखाई पड़ती है। उसे अलग तरह की फीलिंग आ रही थी, जैसे मानो कोई स्पिरिट जो है वो उसके आजू बाजू है, और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इसलिए वो बुट्टू से कहती है कि वो आज ना जाए, बल्कि आज के बाद कभी भी चला जाए। लेकिन बुट्टू बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी माँ हमेशा ही ऐसा करती है और उसे हमेशा यहीं पर रोक कर रखती है। इसलिए बुट्टू इस बार नहीं मानने वाला था। वो तो इस बार गांव से बाहर जाकर ही रहेगा। जिसके बाद वो उस आदमी से मिलता है जो कि उन्हें दुबई पहुंचाने वाला था।
जब दुबई जाने के सारे रास्तों को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वीजा और पासपोर्ट बनाने में और दुबई भेजने में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा था। बुट्टू ये सुनकर हैरान रह चुका था, लेकिन बाद में वो सोचता है कि एक बार वो दुबई चला गया तो सारी प्रॉब्लम चुटकियों में हल हो जाएगी। इसलिए वो उससे कहता है कि वो जल्द लौटेंगे और फिर वो अपने गाँव की तरफ लौटने लगते हैं। और अब काफी रात हो चुकी थी और जब गुड्डू और बुट्टू जब अपने गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी गुड्डू की बाइक पड़ जाती है बंद और अब उन्हें चाहिए थी एक ऐसी नुकीली चीज जिससे कि गुड्डू की बाइक स्टार्ट हो सके। इसलिए आजू बाजू वो कोई नुकीली चीज देखने लगते हैं और तभी यहाँ पर बुट्टू की नजर पड़ती है एक कील पर जो कि यहाँ पेड़ में लगी हुई थी। और जब बुट्टू उस कील को उस पेड़ से बाहर निकालता है कि तभी बुट्टू बेहोश हो जाता है और तभी यहाँ पर गुड्डू आता है, वो उसे होश में लाता है। गुड्डू देखता है कि वो उसी पेड़ के नीचे बेसुध हालत में पड़ा हुआ था, इसलिए अब वो उसे उसके घर छोड़ देता है। जब बुट्टू अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बुट्टू अपनी माँ से कोई भी बात नहीं करता। वो तो यहाँ पर चुपचाप खाना खाता है और सो जाता है। ये सारी चीजें देखकर रत्नमाला को थोड़ा अजीब लगा था। शायद उसे ऐसा लगा था कि हमारा कल झगड़ा हुआ था, इसलिए बुट्टू उससे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन बुट्टू में कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर आए थे और अगले दिन एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार ये था कि बुट्टू के तालाब में अब बहुत सारी मछलियां आ चुकी थी और अब उनका जो कर्जा था ना, वो सारा कर्जा भी यहाँ पर बुट्टू ने चुका दिया था। ये देखकर रत्नमाला भी बहुत खुश हो जाती है। बुट्टू के अंदर एक अलग सा बदलाव देखकर सभी लोग हैरान थे। अब हमने हमेशा देखा है कि जब बुट्टू अकेला होता है तो रिंकी उसके पास जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब बुट्टू रिंकी के पास गया था और उसके नजदीक बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर रिंकी को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बुट्टू को पसंद करती थी। अब आगे हम देखते हैं सोमू को, जो कि बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने देखा कि बुट्टू के तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और उसके खुद के तालाब में अब कुछ भी मछलियां नहीं बची है। तो सोमू को ऐसा लगता है कि सारी मछलियां जो है वो बुट्टू ने उसके तालाब से निकाल ली है, इसलिए यहाँ पर वो बुट्टू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब बुट्टू उस रात से जब अपने गांव में लौटा है ना, तब से एक चीज और हो रही है, गांव में बकरियां गायब हो रही है और ऐसा हर रोज होता है। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि हर रोज उनकी बकरियां धीरे धीरे करके गायब हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। गायब करने वाला कौन है ये गाँव वालों को नहीं पता है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि कोई ना कोई तो है जो कि गांव में बकरियों को चुरा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि रत्नमाला के पास एक औरत आती है जो कि पूरी तरह से पजेस थी और वो यहाँ पर रत्नमाला से बात कर रही थी। रत्नमाला कहती है कि तुझे क्या चाहिए इस शरीर को छोड़ने के लिए। तब वो औरत रत्नमाला से कहती है कि ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, तू तो अपने बेटे को बचा ले क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। मैं ये कहूंगी कि वो तो मरने वाला है। और ये सुनकर तो रत्नमाला पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से बुट्टू के अंदर बदलाव देखे हैं और अब उसे बुट्टू के लिए शक पैदा हो रहा था कि इसके अंदर जरूर कुछ न कुछ तो जरूर है। अब बुट्टू रात को जब कहीं पर गया हुआ था तब रत्नमाला जो है वो बुट्टू के बेड के नीचे एक नींबू रख देती है। अगर इस नींबू ने रंग बदला तो समझ जाइएगा कि हमारा बुट्टू पजेस है। और जब बुट्टू यहाँ पर आया और उसने जब वो नींबू रखा देखा तो सबसे पहले तो वो नींबू को फेंक देता है और वो रत्नमाला से कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ बुट्टू, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ना वो कोई और है और तुम्हारी शक्तियाँ इस आत्मा के सामने बहुत फीकी है, इसलिए भगाने की इसे कोशिश मत करना वरना तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो और तो और तुम अपना बेटा भी खो सकती हो। लेकिन बुट्टू के अंदर की आत्मा ये नहीं जानती है कि रत्नमाला क्या चीज है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है कि जब बुट्टू छोटा था तब उसके पिताजी के पास भी इसी तरह के पैसे की किल्लत रहा करती थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं रहा करते थे। तब बुट्टू के पिताजी जो है वो तांत्रिक बन गए थे। उन्हें वहाँ से कुछ पैसे मिलने लगे थे, लेकिन एक अच्छा तांत्रिक बनने के लिए उन्हें अपने बेटे मतलब कि बुट्टू की बलि देनी थी। अगर वो ऐसा करते हैं तो बुट्टू के पिता एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बन जाते। ये बात जब बुट्टू की माँ मतलब कि रत्नमाला ने सुनी तो वो एक रात बुट्टू के पिता मतलब कि अपने पति को ही मार डालती है और उन्हें एक पेड़ से लटका देती है, जिससे कि सभी को ऐसा लगे कि ये उन्होंने आत्महत्या की है। तो बुट्टू को बचाने के लिए रत्नमाला कुछ भी करेगी, चाहे उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। रत्नमाला को यहाँ पर एक बात और मालूम चलती है कि गांव में जो बकरियां चोरी कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बुट्टू ही है। बुट्टू उन बकरियों को चोरी नहीं कर रहा है बल्कि वो उन्हें जिंदा ही खा जाता है। तो रत्नमाला उसके अंदर की आत्मा को भगाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बुट्टू के अंदर आत्मा उसे समझा देती है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो वो बुट्टू को मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं बुट्टू को जो कि रिंकी के पास जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रिंकी के पिता जो कि होम्योपैथी डॉक्टर है, वो उन दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए बुट्टू से कहता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे अगर तुम्हारे पिताजी नहीं माने। और होता ऐसा ही है। जब बुट्टू रिंकी के पिताजी से हाथ मांगने के लिए जाता है तो उसके पिताजी मना कर देते हैं और तो और उसकी जमकर बेइज्जती भी कर देते हैं, क्योंकि वो एक बेरोजगार लड़का है। गाँव वाले जो है वो बकरी चोर को पकड़ने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ पर बुट्टू के ऊपर भी शक हो रहा था। तो वही रत्नमाला भी अपने बेटे बुट्टू के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो अपने गुरु लिंगराज के पास चली जाती है। वो उसे बुट्टू के बारे में सारी बातें बताती है और यह भी बताती है कि मेरी शक्तियां उसके आगे बहुत फीकी है, इसलिए आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब यहाँ पर लिंगराज जो है वो बुट्टू के अंदर की आत्मा को पहचानते हैं और पता करते हैं कि ये कौन है। जिसके बाद लिंगराज हमें बुट्टू के अंदर की आत्मा के बारे में बताते हैं, जिसका नाम आमरी है और वो इसी गांव में रहा करता था। तो हमें आमरी के बारे में बताया जाता है कि बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसके पिताजी शराब पीकर उसे अक्सर मारा करते थे, खाना भी नहीं मिलता था, इसलिए आमरी को बकरियां चुराना पड़ता था। अब आमरी जब बड़ा हुआ तो उसे एक लड़की पसंद आ गई थी जो कि गांव की ही थी, लेकिन जो लड़की थी ना वो बहुत ही बड़े घर की थी और दोनों ही एक दूसरे से प्यार किया करते थे। और जब एक दिन वो दोनों ही जब आमरी के घर पर रोमांस कर रहे थे कि तभी ये सारी बातें लड़की के पिताजी को मालूम चल जाती है। तब लड़की के पिताजी बहुत सारे लोगों को लेकर आमरी के घर पर आते हैं और हम देख पाते हैं कि आमरी की जो गर्लफ्रेंड थी वो बाजू में ही मृत हालत में पड़ी हुई थी, जिससे कि गांव वालों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि आमरी ने ही उनकी बेटी को मार दिया है। तब सजा के रूप में गांव के लोग जो है वो आमरी को एक पेड़ से बांध देते हैं और इसी पेड़ पर बंधे हुए आमरी की जान भी चली जाती है। और तो और गाँव के लोग जो है वो एक कील से आमरी के माथे से आर पार कर देते हैं और यही वो कील थी जो कि बुट्टू ने वहाँ उस पेड़ से निकाली थी, जिस वजह से बुट्टू के अंदर आमरी की आत्मा आ गई थी। जब लिंगराज ने ये सारी चीजें देखी तो वो समझ गए थे कि आमरी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उसे यहाँ से नहीं रोका जा सकता है, वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बुट्टू की जान खतरे में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुट्टू जो है वो रिंकी के पास गया था। पिताजी नहीं मान रहे थे, इसलिए वो रिंकी से कहता है कि हम आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगराज जो है वो अपनी शक्तियों से बुट्टू को अपने पास वापस बुला लेता है। लिंगराज उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, चाहो तो हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें इस शरीर से बाहर आना होगा। चाहो तो तुम एक जानवर के अंदर भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आमरी बताता है वो रिंकी से शादी करना चाहता है और उसी के साथ जीवन बिताना चाहता है, क्योंकि जब बहुत साल पहले उसे मारा गया था तब उसका प्यार अधूरा था और अब अगर वो किसी जानवर के अंदर जाएगा तब भी वो रिंकी से शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए अब तो वो रिंकी को हासिल कर कर ही रहेगा। जिसके बाद वो इस कमरे में तबाही मचाता है और लिंगराज और बाकी सारे लोगों को बुरी तरह से पीट कर रिंकी के घर चला जाता है। तब तक रिंकी को भी मालूम चल गया था कि बुट्टू के अंदर बुट्टू नहीं है बल्कि कोई और है, इसलिए वो छिपने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बुट्टू उसे जंगल की तरफ ले जाता है। जब वो यहाँ से भाग रहे थे कि तभी बुट्टू जो है वो जाल में फंस चुका था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ गांव के लोगों को भी बुट्टू के बारे में मालूम चल गया था कि बकरी चोर कोई और नहीं बल्कि बुट्टू ही है, इसलिए अब वो उसे खोजने के लिए जंगल में जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिंकी को, वो देखती है कि यहाँ पर बुट्टू जो है वो जाल में फंसा हुआ है। जब वो उसे बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर गाँव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन्हें समझ आ गया था कि ये वही है जो कि बकरी चुराता है, जिस वजह से वो बुट्टू को यहाँ पर मारने लगते हैं। और लिंगराज और रत्नमाला भी अब जंगल की तरफ आ रहे थे। यहाँ पर बुट्टू जो है वो कई लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, लेकिन गांव के लोग बहुत सारे थे, जिस वजह से अब गांव के लोग यहाँ बुट्टू के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और अब वो बुट्टू को बुरी तरह से पीटने लगते हैं, जैसे अब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर रत्नमाला आ जाती है। वो सभी लोगों को रोकती है और कहती है कि बुट्टू के अंदर बुट्टू नहीं बल्कि आमरी की आत्मा है, जो कि हमारे ही गाँव में रहा करता था। तब आमरी यहाँ पर सभी लोगों को एक सच्चाई बताता है। वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने नहीं मारा था बल्कि उसके पिताजी ने ही मारा था। जब पिताजी ने उसे मारा तो सारा इल्जाम जो है वो मेरे ऊपर आ गया, जिस वजह से गांव वालों ने मुझे मार दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बस अपने प्यार को पाना चाहता था। तो उस समय पर मैं अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं अपने प्यार को हासिल कर रहूंगा। यहाँ पर रत्नमाला उसे बहुत समझाती है, लेकिन आमरी नहीं मान रहा था। तभी यहाँ पर हम लिंगराज को देखते हैं, जिसके पास वही कील थी जो कि आमरी के माथे पर लगा दी गई थी। तो वो लोग यहाँ भी ऐसा ही करते हैं,
वो बुट्टू के शरीर पर वो कील चुभा देते हैं और यहाँ से बुट्टू के अंदर से आमरी की आत्मा चली जाती है। अब बुट्टू ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो तो दुबई जाकर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो इस तरह से हल नहीं होने वाली। अगर यहाँ पर रहा तो हमेशा इसी तरह की प्रॉब्लम्स रहने वाली है। इसलिए शहर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया, लेकिन जाते जाते वो रिंकी से भी मिलता है। वो उससे कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर लौटूंगा। लेकिन रिंकी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। बात कुछ ऐसी है कि रिंकी ने जो सब कुछ देखा उस वजह से रिंकी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं रत्नमाला को, जो कि एक अलग तरह की हंसी हंस रही थी। और तो और वो उसी स्टाइल में बैठकर मटन खा रही थी जिस स्टाइल में बुट्टू खा रहा था जब वो पजेस हुआ था, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि रत्नमाला के अंदर भी जरूर कोई ना कोई आत्मा आई है, या तो वो आमरी ही है, क्योंकि इस तरह से बैठकर आमरी ही मटन खाया करता था। तो दोस्तों, ओडिया फिल्म बोऊ बुट्टा भूता सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। ये कहानी है माँ बेटे के रिश्ते की, विश्वास और बलिदान की, और साथ ही उस अंधविश्वास और पीड़ा की जो हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। फिल्म हमें दिखाती है कि एक माँ अपने बेटे के लिए किस हद तक जा सकती है। रत्नमाला ने अपने पति से भी लड़ाई ली, समाज से भी, और अंत में उस भयानक आत्मा से भी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। बुट्टू एक ऐसा युवा है जो अपने भविष्य को लेकर परेशान है, बेरोजगारी से थका हुआ और उम्मीदों से घिरा हुआ। लेकिन जब उसके जीवन में एक आत्मा प्रवेश करती है तब वो अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई का मैदान बन जाता है। इस फिल्म का सबसे गहरा संदेश यही है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसकी आत्मा चैन से नहीं सोती। समाज की नजरों से घिरा हुआ इंसान जरूरी नहीं कि वो बुरा हो, और कभी कभी प्यार भी खतरा बन सकता है अगर वो अधूरा रह जाए। आमरी की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कितना आसान होता है किसी निर्दोष को दोषी ठहरा देना और फिर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर करना। लेकिन फिल्म हमें ये भी दिखाती है कि माँ की ममता किसी भी भूत या शैतान से बड़ी होती है। रत्नमाला की हिम्मत और उसका बलिदान ही इस कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है। और अंत में जब रत्नमाला खुद शायद उस आत्मा का शिकार बन जाती है तो ये सवाल खड़े होते हैं, क्या हमने सच में बुराई को खत्म किया या फिर हमने उसे सिर्फ एक नया रूप दे दिया है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। तो दोस्तों, बोऊ बुट्टा भूता देखने के बाद एक बात दिल में उतरती है, माँ बेटे और भूत की ये कहानी असल में डर की नहीं दर्द की कहानी है। रत्नमाला एक आम महिला नहीं थी, वो एक माँ थी, एक ओझा थी और एक योद्धा भी। उसने ना सिर्फ भूत भगाए बल्कि अपने बेटे की जिंदगी में आए सबसे बड़े तूफान से भी टकराई और कोशिश की उसे साए से बचाने की जो उसकी आत्मा को निगल रहा था। बुट्टू की कहानी भी आम नौजवान जैसी है जैसी आपकी और मेरी है, बेरोजगार, गुस्सा, प्यार और खुद को साबित करने की भूख। लेकिन जब वो एक प्रेत आत्मा आमरी से पजेस हो जाता है तो उसकी जिंदगी में जो तबाही आती है वो सिर्फ हॉरर नहीं, एक बहुत बड़ा इमोशनल और सामाजिक मैसेज भी है। आमरी कोई काल्पनिक राक्षस नहीं है, वो एक व्यवस्था का शिकार था। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसे समाज ने मारा, तड़पा कर मारा और बिना सुने उसे भूत बना दिया। फिल्म में सवाल उठाती है कि क्या सिर्फ गरीब होना, अकेला होना और कमजोर दिखना ही किसी को दोषी बना देता है? क्या गांव समाज की भीड़ इतनी क्रूर हो सकती है कि वो एक मासूम को बिना सुने उसकी आत्मा तक मार दे? बोऊ बुट्टा भूता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी राक्षस हम इंसानों के अंदर होते हैं, और रत्नमाला का किरदार ये दिखाता है कि माँ की ममता और ताकत किसी भी भूत प्रेत या बुराई से कहीं ऊपर होती है। उसने आमरी जैसे गुस्सेल प्रेत से भी लोहा लिया और अपने बेटे को बचा लिया। लेकिन फिल्म की एंडिंग हमें यह कहती है कि बुराई को अगर पूरी तरह खत्म ना किया जाए तो वो किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में रत्नमाला का वो रहस्यमय मुस्कुराना हमें इस बात का संकेत देता है कि हो सकता है अब रत्नमाला के अंदर ही आमरी आ गया हो, या शायद वह आत्मा जो मछली के अंदर भेजकर धोखा दिया गया था अब वापस आकर बदला लेना चाहती है। या हो सकता है यह एक बड़ा संकेत हो कि अब बोऊ बुट्टा भूता 2 आने वाला है। तो दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक समाज का आईना है जहां बिन गलती के सजा मिलती है, जहां प्रेम अधूरा रह जाता है और जहां माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कवच होता है।
अगर आपके पास एक माँ है तो समझ लीजिए कि आपके पास एक ओझा है, एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया के हर भूत से लड़ सकती है, चाहे वो असली हो या जिंदगी का। तो अगर ये संदेश आपको छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना अनुभव जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल मूवीज टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।